नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रवि, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में कल बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का सामना मुंबई सिटी से होगा। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में सोमवार को नेपाल और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। बीसीसीआई ने घरेलू श्रृंखला के T20 टीमों को अब 4 अतिरिक्त खिलाड़ियों को रखने का विकल्प दिया। प्लेइंग 11 में बदलाव के बाद लिए जाने वाले खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट की 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल होम में खेला जाएगा। खेल खबरों की शुरुआत करते हैं कुश्ती से। सर्बिया के बेलग्रेड में आज विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पुनिया को 2 बार के कैडेट विश्व चैंपियन अमेरिका के जॉन डियाको मेहलिस ने 10-0 के स्कोर के साथ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। अगर अमेरिकी पहलवान फाइनल में पहुंचता है तो बजरंग के पास रेपचर्स के जरिए ब्रॉन्ज के लिए यानी कांस्य के लिए दावा पेश करने का मौका मिलेगा। बजरंग सिर में चोट के कारण क्वार्टर फाइनल में अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं खेल पाए क्योंकि उनके सिर से खून बह रहा था और जिस तरीके से जिस अंदाज में वो खेलते हैं आज वो उस रंग में नहीं दिखे इस कारण। और अगर हम देखें तो रवि, आप इस पूरे मैच पर अपनी नजर बनाए हुए थे और हालांकि बजरंग से काफी उम्मीदें थीं और हालांकि अभी उम्मीदें पूरी तरह से टूटी नहीं है, लेकिन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हमारे बाकी खिलाड़ियों ने कुछ ज्यादा नहीं किया। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इस मुकाबले को देखते हैं? देखिए, एक क्वेश्चन है कि आप पीक कब कर रहे हैं और जो इस लेवल के खिलाड़ी होते हैं वो अपने पीक के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और इस बार चूंकि कॉमनवेल्थ गेम्स ही एक ऐसा इवेंट था जिसमें कि बहुत ज्यादा आपको मेडल प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे थे। एशियन गेम्स इस साल होने नहीं है, कोविड के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया है 2023 के लिए। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी तैयारी में, लेकिन गए हैं भारतीय खिलाड़ी। लेकिन जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे पदकों की वो शायद थोड़ी सी निराशाजनक परफॉर्मेंस रही और बजरंग पुनिया को तो सर में चोट भी लग गई। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे बाकी पहलवानों से भी वो वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिल पाया। बिल्कुल आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन फिर भी अभी बजरंग से पदक की उम्मीद बाकी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर ये अमेरिकी पहलवान फाइनल में पहुंचता है तो रेपचर्स के जरिए ब्रॉन्ज के लिए दावा पेश करने का मौका उन्हें मिलेगा। डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में कल बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का सामना मुंबई सिटी से होगा। मैच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने हैदराबाद को 1-0 से हराया, जबकि कोलकाता में खेले गए पहले सेमीफाइनल में मुंबई सिटी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो अब सभी फुटबॉल प्रेमियों का जो इंतजार है वो कल समाप्त होगा और डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो ये सीजन है, इस सीजन का जो फाइनलिस्ट मतलब विनर है वो हमारे सामने आएगा। देखिए, डूरन एक बहुत ही ऐतिहासिक टूर्नामेंट है, दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी टूर्नामेंट कही जाती है एफए कप और स्कॉटिश एफए कप के बाद। तो इस कारण से अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होगी किसी भी टीम के लिए इस खिताब को जीतना। एक जमाना वो था जबकि डूरन कप को कलकत्ता के जो टॉप टीमें हुआ करती थी, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ये कलकत्ता लीग और आईएफए शील्ड के बाद डूरन कप ये थी। ये कितना महत्वपूर्ण था क्लबों के लिए कि टीमें अपने आप को इसको जीतने के लिए फेडरेशन कप से भी ज्यादा इसको महत्व देती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हुआ है और इसकी इंपॉर्टेंस भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी
इस साल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आईएसएल की टीमों ने काफी इसको एक प्रिपरेशन के रूप में लिया है अपनी, तो उससे अंदाजा लग रहा है कि काफी सीरियसली इसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने और इंडियन सॉकर लीग ने पुश किया है, और इस कारण से इसका महत्व लगता है कि वापस आएगा। जी बिल्कुल। और हम बताएं कि स्पोर्ट्स ज्ञान में और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने डूरंड कप फुटबॉल में पूरे टूर्नामेंट्स में जब से इसका पहला मैच हुआ तब से लेकर और कल फाइनल हो रहा है, हमने इसकी हर एक मैच की जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाई और अपने न्यूज बुलेटिन में हेडलाइंस में भी इसको कवर किया। तो चूंकि ये अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और कल इसका फाइनल होने जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम अपने श्रोताओं को अपडेट देते रहेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में सोमवार को नेपाल का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले दूसरे सेमीफाइनल में काठमांडू में नेपाल ने भारत को 1-0 से हराया। वहीं पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भूटान को 8-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। तो अब इसका भी फाइनल जो है सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में जिस तरह से भारत को उम्मीदें थी, शायद आशा के अनुरूप यहाँ पर खेल नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। और भारत को पूरी उम्मीद थी कि वो फाइनल खेलेंगे और खिताब के दावेदार के रूप में शुरुआत की थी इस प्रतियोगिता की, और थोड़ी निराशा जरूर हुई है कि सेमीफाइनल में आप हार गए मेजबान टीम नेपाल से। और इसका असर ये पड़ेगा कि अब खिलाड़ियों का मनोबल थोड़ा सा गिरेगा। जब आप सैफ में हार जाते हैं तो जाहिर है कि आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, और इन खिलाड़ियों से थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये इस निराशा से उबर कर आगे और अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद है कि सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में तो वो फाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आगे वो बेहतर से बेहतरीन की ओर जरूर जाएंगे। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में 2022-23 के ग्रां प्री शतरंज प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत की रमेश बाबू वैशाली कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। उनका मुकाबला रूस की लाग्नो कतरीना से होगा। उन्होंने जीएम हम्पी कोनरू की जगह ली। कोनरू स्वास्थ्य संबंधी कारणों से प्रतियोगिता से हट गई हैं। महिलाओं की फिडे शतरंज ग्रां प्री 4 टूर्नामेंट की श्रृंखला है, जिसमें 26 खिलाड़ी शामिल होते हैं। सभी 16 खिलाड़ियों को 3-3 टूर्नामेंट खेलने की अनुमति होती है। तो अब जबकि ये प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है और भारत की जो दावेदारी है वो भी अपनी जगह है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोनेरू हम्पी का नहीं खेल पाना ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों से नहीं खेल रही है। इस कारण से इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चेस भले ही फिजिकल गेम ना हो, लेकिन बहुत ही मेंटल गेम है, और आपको बैठना है, फोकस करना है, और अगर आपके फोकस में जरा सी भी चूक हुई तो आप बाजी पलट सकती है। बिल्कुल। और जिस तरह से हम देखें तो भारत ने जिस तरह से फिडे जो ओलंपियाड जो है आयोजन किया, और इतनी बड़ी संख्या में पूरे वर्ल्ड से जो चेस के चैंपियंस थे वो भारत में आए और हमने सफलतापूर्वक इसमें पूरा आयोजन किया, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि देश में जो हमारे बडिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए ये कितना, आप मानते हैं कि इस प्रतियोगिता से कितना उत्साह है लोगों के अंदर? उत्साह तो बहुत ज्यादा है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शतरंज है तो भारतीय खेल ही। जी, इसका जन्म यहीं भारत में ही हुआ है। भले ही यूरोपीय देशों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की, लेकिन अब ये खेल का स्वरूप बदल गया है। जी, अब इसकी तैयारी में जिस तरह से लोग स्टडी करते हैं, जिस तरह से अपने मूव्स तैयार करते हैं, आपको कई फॉर्मेशंस, कई मूव्स आप पहले से तैयार करके जाते हैं कि अगर वो ये चाल चलेंगे तो आपको इसका जवाब क्या देना है। और उसमें अगर आपकी रीडिंग में कहीं गलती हुई तो फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं खिलाड़ी। इस कारण से अपना खेल तो समझना ही समझना है, विपक्षी का भी खेल समझना है, और इसके लिए आजकल के जो लैपटॉप्स हैं वो बहुत मददगार साबित होते हैं। जी, काफी टेक्निकल हो गया है ये गेम भी, और उम्मीद करते हैं कि इन सब स्पर्धाओं के बाद भारत में भी जो चेस या शतरंज के प्रति जो खिलाड़ियों का रुझान है या हमारे जो बडिंग प्लेयर्स हैं उनको जरूर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट की 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल होम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान और बैटर स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। इंग्लैंड की ओर से एलिस कैप्सी और फ्रेया
केम्प डेब्यू करेंगी। दोनों ही खिलाड़ियों ने T20 श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। दूसरा एकदिवसीय मैच बुधवार को और तीसरा और अंतिम मैच 24 सितंबर को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इससे पहले 3 T20 मैचों में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था और अब जबकि ओडीआई सीरीज हो रही है, भारत के लिए अपनी इस T20 सीरीज की हार का बदला लेने का मौका पूरा है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से T20 में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, कोई बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। हम 2-1 से हारे जरूर हैं, लेकिन पहला मैच भी बहुत करीबी था। अगर 10-12 रन और होते तो इंग्लैंड की टीम मुश्किल में फंस सकती थी। दूसरा मैच हमने अच्छी तरह से जीता, अच्छे बड़े अंतर से जी। और तीसरे मैच में जरूर इंग्लैंड हावी रही, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि भारतीय टीम थोड़ा सा उसमें प्रदर्शन में कहीं एक जैसे कहते हैं लड़खड़ाहट सी आई और जमकर टीम नहीं खेल पाई। जो स्कोर उन्होंने टारगेट सेट किया था वो इतना बड़ा नहीं था कि इंग्लैंड को चैलेंज कर पाया अच्छी तरह से। लेकिन छोटी छोटी सीरीज से आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स के खेल में काफी निखार आने लगा है और जैसे जैसे इंग्लैंड में वैसे ही खेलना मुश्किल होता है और आप पहुंचकर बिना कोई बहुत ज्यादा अभ्यास मैच खेले हुए जब मैचेस खेलते हैं तो आपको समय लगता है सेट होने में। तो मुझे लग रहा है कि T20 सीरीज पहले हुई है और अब वनडे सीरीज में 50 ओवर के मुकाबलों में भारतीय टीम कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, तो अब सबकी नजरें इस श्रृंखला पर लगी हुई हैं कि किस तरीके से भारतीय जो टीम है वो अपना कमबैक करती है और T20 की हार का बदला जो है वो ओडीआई सीरीज में जरूर लेगी। T20 टीमों को अब 4 अतिरिक्त खिलाड़ियों को रखने का विकल्प दिया जा सकता है ताकि मैच के दौरान प्लेइंग 11 में बदलाव किया जा सके। प्लेइंग 11 में बदलाव के लिए जाने वाले खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाएगा। इसका उपयोग दोनों टीमें मैच के दौरान एक ही बार कर सकेंगी। बीसीसीआई अभी प्रयोग के तौर पर यह नियम 11 अक्टूबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लागू कर रहा है। फिलहाल T20 में 2 टीमों को प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों के साथ ही 12वें खिलाड़ी का नाम भी देना होता है। 12वें खिलाड़ी का उपयोग गेंदबाजी के दौरान टीमें करती हैं, लेकिन 12वां खिलाड़ी ना तो बल्लेबाजी, ना गेंदबाजी और न ही विकेट कीपिंग कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में एक्स फैक्टर नाम से ये नियम लागू है। इसमें हर टीम पहली पारी के 10वें ओवर से पहले 12वें या 13वें खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। इस दौरान बल्लेबाजी न करने वाले या 1 ओवर से अधिक गेंदबाजी न करने वाले खिलाड़ियों की जगह उन्हें रखा जाता है। तो सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे रवि, जो इम्पैक्ट प्लेयर है अब इसका क्या रोल होगा मौजूदा और अब जो नियमों में बदलाव किया है बीसीसीआई ने घरेलू श्रृंखलाओं के लिए, अब इसमें आप किस तरीके से बदलाव देखते हैं और हमारे जो श्रोता है इसको आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्रिकेट में अब तक सब्स्टिट्यूशन रूल नहीं था जी। सब्स्टिट्यूट फील्डर आ सकता था अगर किसी फील्डर को चोट लगे और उसकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग तक ही रहती थी जी। लेकिन अब ये नया जो एक प्रयोग किया जा रहा है, इसमें एक फुटबॉल की तरह आप एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर ला सकते हैं जो कि वो सब कर सकता है जो कि एक आम खिलाड़ी करेगा जिसको उसने सब्स्टिट्यूट किया है। और नियम ये भी कहते हैं कि फुटबॉल में जिस तरह से जो खिलाड़ी बाहर गया है वो वापस मैदान पर नहीं आ सकता, ठीक उसी तरह क्रिकेट में भी जिस खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया गया है वो दोबारा मैदान पे नहीं आ सकता है, सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में भी नहीं आ सकता है। अगर किसी फील्डर को चोट लगी तो वो सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में भी नहीं आ सकता है। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनमें से कोई आएगा, वो खिलाड़ी वापस मैदान पे नहीं आएगा, ये स्पष्ट रूल है। अब जो इम्पैक्ट प्लेयर है उसका इस्तेमाल आपको फील्डिंग टीम 14वें ओवर से पहले करना है। तो इसमें सबसे अहम बात रहेगी कि टीमें बहुत स्ट्रैटेजिकली 1 या 2 ऐसे खिलाड़ी रखेंगी जिनको आप मौके पर ला सकते हैं। टॉस अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा क्योंकि आप अपने प्लेइंग 11 में एक बदलाव कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा बैटर या एक एक्स्ट्रा बॉलर ये आप लेकर आ सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, 14वें ओवर का रिस्ट्रिक्शन जरूर है, लेकिन आपने खिलाड़ी ने 4 ओवर, किसी एक खिलाड़ी ने जो प्योरली बॉलर है 4 ओवर कर लिए, उसको आपने एक बैटर से सब्स्टिट्यूट किया। अगर टीम पहले फील्डिंग कर रही है तो उसको आप हटा के एक बैटर ले आए, तो आपके पास 12 खिलाड़ियों की टीम है, 11 खिलाड़ी उसमें से
बैटिंग कर सकते हैं। जी, और रवि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो अभी फिलहाल जो है इसे घरेलू प्रतियोगिताओं में लागू किया जा रहा है ये नियम, तो क्या कोई ऐसी संभावना भी बन रही है कि आगे जाके हमें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी ये देखने को मिले? देखिए, अभी सबसे पहले तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लिया है, जो कि एक इंटरस्टेट टूर्नामेंट है। उसके बाद अगर इसका प्रयोग कामयाब रहा और इसका सही ढंग से टीमें, अभी तो पहले तो कप्तान और कोचेस को समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह से और कब सब्स्टिट्यूशन करना है। उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है कि आप यूं ही नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जी। आपको समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप कब किस प्लेयर को कहां लाना चाहते हैं और उसकी भूमिका क्या होगी टीम में। तो एक सीजन तो मुझे लगता है कि ये समझने में जरूर लगेगा, और मुझे लगता है कि अगले सीजन शायद अगर सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी में ये प्रयोग कामयाब रहा तो इंडियन प्रीमियर लीग में भी ये देखने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अगले इस साल इस विश्व कप में तो नहीं, लेकिन जो इसके बाद वाला T20 वर्ल्ड कप होगा उस तक मुझे लग रहा है कि ये प्रयोग कामयाब होगा और देखा जा सकेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना ये नियम में जो हमने बदलाव किया है ये कितना फ्रूटफुल होगा टीमों के लिए, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला की शुरुआत मंगलवार से हो रही है। पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा, दूसरा मैच 23 सितंबर को नागपुर में, जबकि तीसरा अंतिम मैच 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। और इस बीच सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। आज हम इस पे जरूर चर्चा करना चाहेंगे। वो दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। यही नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में इस वक्त पहले पायदान पर काबिज हैं। कंगारू टीम के खिलाफ T20 फॉर्मेट में विराट कोहली दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। कोहली ने इस टीम के खिलाफ अब तक 19 मैचों की 18 पारियों में 59.83 के औसत से 718 रन बनाए हैं। इसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 90 रन है। इस टीम के खिलाफ रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर मार्टिन गप्टिल हैं, जिन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 35.61 की औसत से 463 रन बनाए हैं, एक शतक व 2 अर्धशतक भी लगाया है। तो अगर इसके बाद हम देखें तो फिर क्रिस गेल का नंबर आता है। 14 मैच खेले हैं उन्होंने, 420 रन बनाए हैं। जोस बटलर की बात करें तो 12 मैच में 392 रन बनाए हैं और बाबर आजम 8 मैच खेलकर 383 रन का योगदान उन्होंने दिया है। तो अब जबकि ये सीरीज शुरू हो रही है तो पूरी सीरीज को आप कैसे देखते हैं और खिलाड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी तैयारी का मौका है आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले। जी, भले ही आपको भारत में खेलने हैं, लेकिन जो वेन्यूज चुने गए हैं वहां पे पिचेस थोड़ी सी गेंदबाजी के लिए मददगार होती हैं, इस कारण से बल्लेबाजी बहुत आसान नहीं होगी। तो हम ऐसा ना एक्सपेक्ट करें कि बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे, लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने बात की विराट कोहली की, अच्छी खबर यह है कि एशिया कप के दौरान वो फॉर्म में आए जी, और शतक की जो कमी थी उनकी T20 मुकाबलों में, इंटरनेशनल मुकाबलों में, भले ही अफगानिस्तान के खिलाफ आया, लेकिन आपको खड़े होना पड़ता है पिच पर। बिल्कुल, और इस बार इतना इजी भी नहीं था। और 20 ओवर आपने बल्लेबाजी की, पूरे 20 ओवर एज एन ओपनर गए थे और पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी करके आए। तो ये दिखा रहा है कि वो अब अपने लय में वापस आ रहे हैं। और जो लिस्ट आपने पढ़ी जी, उसमें हर खिलाड़ी ओपनर है जी। मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल, बाबर आजम, ये सारे ओपनर्स हैं। टॉप ऑर्डर ही ऐसे बड़े रन बना सकता है। जी बिल्कुल, और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nse.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।